नमस्ते। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं सुमित्रा नंदन पंत की मशहूर कविता ग्रामश्री की दुनिया में। ये कविता ना भारत के गांवों की जिंदगी और वहां की जो कुदरती खूबसूरती है उसका एक ऐसा जश्न है जो बस दिल को छू जाता है। तो बस शुरू करते हैं ये खूबसूरत सफर। कविता की पहली ही लाइन और ये हमें सीधा खींच कर ले जाती है गांव के उन हरे भरे बड़े बड़े खेतों में। जरा सोच कर देखिए, जहां तक नजर जा रही है बस हरियाली ही हरियाली है। और वो भी कैसी, इतनी मुलायम, इतनी कोमल, जैसे मखमल की कोई चादर बिछा दी हो। तो हमारा पहला पड़ाव गांव के यही विशाल खेत हैं। यहीं से तो कुदरत का कैनवस शुरू होता है ना। और पंत जी ने यहाँ की खूबसूरती को बड़े ही अनोखे और जिंदादिल अंदाज में दिखाया है। और जरा देखिए कैसे एक आम से नज़ारे को कविता में क्या ही खूबसूरत रूप दिया गया है। होता क्या है, सुबह सुबह सूरज की पहली किरणें जब हरी घास पर रात भर ठहरी ओस की बूंदों से टकराती हैं तो वो एकदम से जगमगा उठती हैं। और ये चमक पता है कैसी लगती है, मानो पूरी हरियाली पर किसी ने चांदी की एक महीन सी जाली बिछा दी हो। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये तो उस ताजगी का एहसास। वाह, ये कल्पना भी कमाल की है। सोचिए, जब सूरज की रोशनी पेड़ों की नई कच्ची कच्ची पत्तियों से छनकर आती है ना, तो उनके अंदर की वो जो बारीक नसें होती हैं वो साफ दिखने लगती हैं। और कवि इसे कितने काव्यात्मक तरीके से हरा लहू कहते हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे हम सीधे सीधे पेड़ पौधों की रगों में दौड़ती जिंदगी को देख पा रहे हों। अब यहाँ कवि हमें जमीन और आसमान के बीच का एक जबरदस्त नज़ारा दिखा रहे हैं। देखिए, नीचे है श्यामल, मतलब गहरे रंग की उपजाऊ धरती जो जीवन देती है। और ऊपर है विशाल साफ नीला आसमान जो एक नीली चादर की तरह धरती पर प्यार से झुका हुआ है। दोनों मिलकर एक बिल्कुल मुकम्मल तस्वीर बना देते हैं। तो खेतों की इस हरियाली से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे फसल पकने पर यही धरती सोने और जवाहरातों से सज जाती है। ये वो समय है जब किसानों की मेहनत रंग लाती है और धरती के लिए ये किसी जश्न और खुशी से कम नहीं। यहाँ फसलों की तुलना गहनों से की गई है और ये कितना सरदार है। ये सिर्फ पौधे नहीं हैं, ये तो धरती का सिंगार हैं। जैसे अरहर और सनई की सूखी फलियां जब हवा में हिलती हैं तो उनकी खनक वो ऐसी लगती है जैसे किसी ने सोने की करधनी बांध रखी हो। फिर तीसी के नीले फूल, वो तो नीलम की कलियों जैसे बेशकीमती लगते हैं। और सरसों के पीले खेत, वो तो दूर दूर तक ऐसे लगते हैं जैसे सोने की लहरें हवा में लहरा रही हों। चलिए अब जरा बड़े नज़ारों से हटकर गांव की जिंदगी की छोटी छोटी और जादुई बारीकियों पर ध्यान देते हैं। वो जगह जहां हर कोने में एक नई कहानी छिपी होती है। ये लाइन तो बहुत ही मजेदार है। हंस रही सखियां मटर खड़ी, मतलब कवि ने यहां मटर के पौधों में जान डाल दी है। वो मटर की फलियों को सहेलियों की तरह देख रहे हैं जो दानों से लबालब भरी हुई हैं और एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही हैं, मानो कोई राज की बात कर रही हों। इससे पता चलता है कि कवि की नज़र में प्रकृति में भी बिल्कुल इंसानों जैसे ही भाव होते हैं। अब एक ऐसा मंजर आता है जहां आंखें भी धोखा खा सकती हैं। सोचिए, जब अनगिनत रंग बिरंगी तितलियां उतने ही रंग बिरंगे फूलों पर एक साथ मंडरा रही हों, तो एक पल के लिए यकीन करना मुश्किल हो जाता है। और मन में एक अजीब सा सवाल उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फूल खुद ही अपनी डालियों से उड़कर हवा में तैर रहे हैं। और इस धोखे के पीछे की जो सच्चाई है वो तो और भी ज्यादा खूबसूरत है। असल में ये तितलियों का एक खुशनुमा नाच है। वो इतनी तेजी से एक फूल से दूसरे फूल पर जा रही हैं कि फूल और तितली का फर्क ही मिट जाता है और देखने वाले को ऐसा लगता है जैसे पूरा का पूरा बाग ही हवा में उड़ान भर रहा हो। और गांव की अमीरी तो देखिए, यहाँ सिर्फ फसलें ही नहीं हैं बल्कि हर तरह के फल और सब्जियां हैं। हवा में पके कटहल की वो मीठी महक, पेड़ों पर लदे आधे पके जामुन, रसीले आड़ू और अनार, खेतों में मखमली लाल लाल टमाटर और हरी मिर्च का तीखापन, ये सब मिलकर बस यही बताते हैं कि गांव की धरती कितनी उदार और दौलतमंद है। तो अब खेतों की महक को पीछे छोड़ते हैं और अपनी यात्रा का रुख बदलते हैं। अब हम चल रहे हैं गांव की जीवन रेखा, गंगा नदी के शांत और जिंदादिल किनारे पर, जहां एक बिल्कुल अलग ही तरह की खूबसूरती हमारा इंतजार कर रही है। धूप में चमकती रेत पर हवा और पानी से जो लहरदार आकृतियां बनती हैं, उन्हें देखिए। कवि ने इसके लिए क्या खूब मिसाल दी है। ये निशान इतने घुमावदार और सजीव हैं कि उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो वहां से कोई सांप अभी अभी लहराता हुआ गुजरा हो और अपनी चाल के निशान छोड़ गया हो। सच में ये प्रकृति की एक बेहतरीन कलाकारी है। और पक्षियों का ये नज़ारा,
ये तो कितना सुकून देने वाला है। बगुले जब अपने पंजों से अपनी कलगी को संवारते हैं ना, तो कवि की कल्पना देखिए। उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपनी उंगलियों जैसी कंघी से अपने बाल ठीक कर रहे हैं। है ना कमाल? एक आम सी कुदरती क्रिया को एक इंसानी एहसास देकर कवि ने उसे कितना खास बना दिया है। तो अब दिन ढल चुका है और हम अपनी इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। चलिए अब गांव के उस शांत और सुकून भरे माहौल को महसूस करते हैं, जब सर्दी की नर्म सी आहट होती है और रात धीरे धीरे घिरने लगती है। सर्दियों की वो जो हल्की गुनगुनी धूप होती है ना, उसमें गांव की हरी भरी कुदरत ऐसी लगती है मानो दिन भर की चहल पहल के बाद अब वो भी बड़े आलस और सुकून के साथ ऊँघ रही हो। सब कुछ एकदम शांत ठहरावा सा लगता है और एक गहरी शांति का एहसास होता है। और कविता का ये आखिरी रूपक, ये तो बस कमाल का है। रात में जब गांव के घरों में दिए और बत्तियां जलती हैं, तो दूर से देखने पर पूरा गांव एक मरकट डिब्बे जैसा लगता है। मरकट डिब्बा यानी पन्ने या हरे जवाहरात का एक खुला हुआ बक्सा। सोचिए, ये कल्पना एक साधारण से गांव को किसी जादुई खजाने में बदल देती है। ऐसा लगता है मानो किसी ने अंधेरे आसमान के नीचे चमकते गहनों से भरा कोई बक्सा खोल दिया हो। तो ये कविता और इसका ये विश्लेषण हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या आज की इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में हम सब गांव के इस गहरे सुकून और कुदरत से उस सच्चे जुड़ाव को कहीं पीछे छोड़ आए हैं? ये एक सोचने वाली बात जरूर है।